हेलो स्टूडेंट, मैं आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसे कि दोस्तों, हम इस चैनल पे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जुड़े हुए सभी टॉपिक डिस्कस करते तथा करंट में जो इम्पोर्टेंट इशू चल रहा है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम आज का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आज का हमारा टॉपिक है रामसर साइट। रामसर साइट क्योंकि अभी कल ही यूनेस्को ने भारत के 4 और रामसर साइट को इंक्लूड करा है अपनी सूची में। तो यह टॉपिक इसलिए भी बहुत इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि एक तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है ही, प्लस अभी एक करंट का इशू है तो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि रामसर साइट क्या है, या कैसे काम करता है तथा किस तरह का कन्वेंशन है और किसके लिए है और ये किस तरह से काम करता है। तो चलिए बिना देरी किए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, रामसर सूची में 4 और भारतीय स्थलों को शामिल किया। कितने? इससे पहले जो हमारे इंडिया के रामसर साइट थे वो कितने थे? 42। तो 4 और जुड़ गए तो कितने हो गए? 46 यानी 46। गुजरात के थोल एवं बांधवना और हरियाणा के सुल्तानपुर एवं भिंडवास को रामसर ने मान्यता दी है। भारत में रामसर स्थलों की संख्या अब 46 हो गई। तो पहले हमारे पास रामसर साइटों की संख्या कितनी थी? 42 थी। 4 और जुड़ने के बाद कितने हो गए? तो 46 हो गया। हरियाणा की 2 अर्धभूमि गुरुग्राम का सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और झज्जर स्थित भिंडवास वन्य जीव अभ्यारण्य को रामसर सूची में शामिल किया गया। तो कितने अभ्यारण्य को शामिल किया गया? तो 4। 2 हो गए आपके हरियाणा से और 2 गुजरात से। तो चलिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं कि रामसर है क्या। सबसे पहला चीज़ तो यही, रामसर संधि है क्या। तो रामसर अर्धभूमि समझौता रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड पर 2 फरवरी 1971 को ईरान में कैस्पियन सागर के निकट तट पर स्थित ईरान शहर के रामसर में हस्ताक्षर किए गए थे, इसलिए इसे रामसर संधि। तो रामसर संधि क्या है? रामसर संधि एक अर्धभूमि समझौता। अर्धभूमि का मतलब है एक ऐसी भूमि जो दलदली हो, जहाँ वर्ष भर पानी रहता हो तथा वह क्षेत्र शुष्क हो, वहाँ दलदली भूमि को हम अर्धभूमि कहते हैं। तो अब हम इसे रामसर संधि क्यों कहते हैं? क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ईरान का एक शहर है रामसर। क्या है? ईरान का एक शहर है रामसर, जहाँ इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था, इसलिए इस सम्मेलन को हम रामसर संधि या रामसर समझौते के नाम से जानते हैं। तो यह आई होप आपको माइंड में पूरी क्लैरिटी हो गई होगी कि रामसर संधि क्या है या रामसर समझौता क्या है और ये कब हुआ था। तो 2 फरवरी 1971 को ईरान का एक शहर है रामसर, वहाँ हुआ था। अब चलिए, तो अब आगे चलते हैं। लेकिन यह जो संधि रामसर संधि 1971 को हुआ था, लेकिन ये लागू कब हुआ था? ये लागू 1975 में हुआ था। कब? 1975 में। भारत ने इस पर हस्ताक्षर कब किए थे? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ से तो आपका एक क्वेश्चन सिंपल सा बन गया कि रामसर संधि पे भारत ने कब हस्ताक्षर किए थे। तो रामसर संधि पे भारत ने 1982 में संधि पे हस्ताक्षर किए थे। एक क्वेश्चन आपका यहीं से और बन गया। तो यह किस मंत्रालय के अंदर आता है? तो भारत में अर्धभूमि के संरक्षण के मामलों के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय किसके अंदर आता है? पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंदर ये रामसर, यह भारत के अर्धभूमि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत आता है। और एक क्वेश्चन, भारत में संपूर्ण भूमि का 4.7% पर अर्धभूमि फैली हुई है।
ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों, जो वनडे एग्ज़ाम होता है उसमें ऐसे क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे ही जाते हैं कि भारत की कुल भाग का कितना प्रतिशत अर्धभूमि है। तो भारत की कुल भाग का 4.7% अर्धभूमि है। रामसर संधि के तहत अर्धभूमि स्थलों की एक पंजी तैयार की गई, जिसे मोट्रेक्स रिकॉर्ड कहा जाता है। एक मोट्रेक्स रिकॉर्ड क्या है? ये एक्चुअली ये जो रामसर संधि था ना, पूरे विश्व में अर्धभूमि जो होते हैं दलदली क्षेत्र, उनके संरक्षण के लिए किया गया एक समझौता था, जिससे कि क्योंकि अर्धभूमि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमारे पर्यावरण के लिए, पर्यावरण में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो इसलिए 1971 में एक संधि हुई थी, जिसे हम रामसर संधि के नाम से जानते हैं। इस पंजी में विश्व भर की महत्वपूर्ण अर्धभूमियों का विवरण अंकित है। देखिए इसमें दिया, अभी मैंने कहा है कि यह संधि बहुत ही इम्पोर्टेंट है तथा भारत में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी अर्धभूमि स्थल है, वेटलैंड, उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए यह समझौता किया गया था। अब चलिए हम यह पढ़ लेते हैं रामसर साइट की महत्वपूर्ण, क्यों यह हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण। यह प्राकृतिक संसाधनों और क्रियाओं का महत्वपूर्ण स्रोत है। क्या है ये? प्राकृतिक जो संसाधन होते हैं और जो प्राकृतिक क्रियाएं होती हैं पर्यावरण में हमारे, उसके लिए ये वेटलैंड अर्धभूमि क्षेत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वेटलैंड पर प्रवासी पक्षियों की हजारों प्रजातियां अपना बसेरा बनाती है। जो वेटलैंड है इस पे हजारों पक्षी हजारों मील, हजारों किलोमीटर की यात्रा करके आते हैं तथा अपना, पर क्योंकि देखिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आपका नॉर्थ पोल पे बहुत ठंड पड़ रही, तो वहाँ के पक्षी हजारों मील की यात्रा पूरी करके अपने इधर विषुवत रेखा या साउथ पोल के आसपास आ जाएंगे, जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती। तो जो वेटलैंड भूमि है, अर्धभूमि है, प्रवासी पक्षियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है तथा यह पक्षियों के लिए प्रवास के लिए बहुत ही उत्तम जगह है। और दूसरा, वेटलैंड को हम विश्व का गुर्दा भी कहते हैं। देखिए लिखा भी है, वेटलैंड को किडनीज ऑफ द लैंडस्केप, किडनी ऑफ द लैंडस्केप यानी भूदृश्य के गुर्दा भी कहा जाता है। जो वेटलैंड है, अर्धभूमि, इतना इम्पोर्टेंट है कि इसे हम पर्यावरण का, हमारे पूरे भूभाग का गुर्दा कहते हैं। गुर्दा यानी किडनी कहते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अर्धभूमि कितना इम्पोर्टेंट है। और ये जो वेटलैंड है, यह बाढ़ को नियंत्रण करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि यह दलदली भाग होता है। इसके आसपास जो मैंग्रोव वन होते हैं और वह उसकी जड़ें ज़मीन के अंदर बहुत अंदर होती है, जिससे वह पानी को ज़्यादा अवशोषित कर लेती है तथा बाढ़ का खतरा कम हो जाता है तथा बाढ़ या सुनामी से होने वाले आपदाओं को यह वेटलैंड भूमि बहुत ही कम कर देती है। इतना ही नहीं, कार्बन अवशोषण व भूजल स्तर में वृद्धि जैसी महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वहन कर वेटलैंड पर्यावरण संरक्षण में अहम योगदान देते हैं। और इतना ही नहीं, जो हमारे पर्यावरण में जो कार्बन उत्पन्न होते हैं उनको अवशोषित करने में यह बहुत अहम भूमिका निभाती है तथा भूमिगत जल, जो आज हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गया है, क्योंकि हमारे भूमिगत जल का स्तर लगातार कम होता जा रहा है, उसको भी बढ़ाने में यह बहुत अहम रोल अदा करता है। तो आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि वेटलैंड यानी अर्धभूमि क्या है, यह कब लागू हुआ तथा यह हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। चलिए अब चलते हैं कि अब हम अपने भारत के अर्धभूमि के बारे में जानते हैं कि भारत में सबसे बड़ी तथा कितनी अर्धभूमि क्षेत्र है। भारत में फिलहाल अभी आज तक, इससे पहले 42 थे, लेकिन 4 और जुड़ जाने के कारण अब भारत में अर्धभूमियों की संख्या कितनी हो गई है? 46।
और भारत का जो सबसे बड़ा अर्धभूमि क्षेत्र कौन सा है? चिल्का लेक। भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील भारत के उड़ीसा राज्य के पूर्वी तट में 1165 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र में फैला हुआ है। तो यहाँ से तो आपके बहुत क्वेश्चन पूछे गए कि सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका यही बन गया, भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील कौन सा है? तो कौन सा है? चिल्का लेक। और यह भारत का सबसे पहला अर्धभूमि क्षेत्र भी है। तो आप वनडे एग्ज़ाम में या किसी भी एग्ज़ाम में यह आपसे वनडे एग्ज़ाम में तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का सबसे पहला अर्धभूमि क्षेत्र का नाम बताइए। लेकिन अगर यूपीएससी या पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, तो उसमें आपको स्टेटमेंट के तौर पे पूछा जा सकेगा। तो भारत में जो चिल्का झील है, चिल्का लेक जिसे कहते हैं, जो कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। उसे हम भारत का सबसे पहला अर्धभूमि क्षेत्र, वेटलैंड या रामसर साइट कहते हैं। तो आई होप अब आपको पता चल गया होगा। अब आगे चलते हैं। तो भारत में सबसे बड़ा अर्धभूमि क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा अर्धभूमि क्षेत्र है पश्चिम बंगाल में। आपने नाम सुना ही होगा, सुंदरवन। सुंदरवन भारत का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वारा बनाया गया डेल्टा भी है तथा भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट भी है। यह पश्चिम बंगाल में है तथा 4230 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो आई होप अब आपको पूरी माइंड में क्लैरिटी हो गई होगी कि रामसर साइट क्या है या किस तरह बना तथा यह हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है तथा भारत के सबसे बड़े रामसर साइट तथा भारत का सबसे पहला रामसर साइट, इसके बारे में हम जान चुके हैं। देखिए दोस्तों, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप प्रीवियस ईयर का कोई सा भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, रामसर साइट से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा ही गया, चाहे वो पीसीएस या यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या फिर कोई वनडे एग्ज़ाम हो, उसमें रामसर साइट से 1 से 2 क्वेश्चन पूछा ही गया है। तो इसलिए ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिए। आई होप आपको सब माइंड में पूरी क्लैरिटी हो जाएगी कि रामसर साइट क्या है तथा अब हम पढ़ने वाले हैं भारत के 46 भारत के 46 रामसर साइट। ये कहाँ ये मैं आपको एक मैप के माध्यम से सारे राम साइट को याद करवा दूंगा तथा आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि किस राज्य में कितने रामसर साइट हैं। तो देखिए दोस्तों,